नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि भारत में कृषि, ठीक है। तो कृषि को हम बहुत डिटेल से चर्चा कर रहे थे। एक एक जो भी इमेज है, मैं आपको इमेज दिखाता जा रहा हूं, साथ में ढंग से विस्तार से उनकी चर्चा करते जा रहा हूं। तो आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, आगे इसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि प्रथम हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति इतने विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि मुझे पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद के साथ मैं ये कहता हूं कि आज तक आपने ऐसी क्रांतियां नहीं समझी होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैंने इसको बहुत ढंग से विस्तार से पढ़ा है। जब आप समझेंगे तो आपको इसकी आपको पता लगेगा कि कितनी डेप्थ तक हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है, ये है इंडियन ज्योग्राफी। और इस इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में मैंने आपके लिए एक अच्छा काम ये किया है कि मैंने जैसे पहले टॉपिक कराया है भारत की झीलें, ठीक। उसके अलावा मैंने आपको दूसरा टॉपिक कराया है, वो कराया है भारत की नदियां। तीसरे नंबर पर मैंने आपको क्या ऊर्जा संसाधन करा दिए हैं भारत में। फिर इसके अलावा मैंने चौथा टॉपिक लिया है भारत में खनिज, और ये हमारा पांचवा टॉपिक चल रहा है कि भारत में कृषि, ठीक है। इन टॉपिकों की मैंने क्या की है, आपको प्लेलिस्ट जाके बनवा दी है, ताकि आप जब यूट्यूब पे इसको देखें, मुझे पता है आपने यदि एक भी वीडियो ढंग से देखी है तो आप सारी वीडियो जब ढूंढते डोलेंगे, और जब आप वीडियो ढूंढोगे तो आप क्या करोगे, आप जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाके आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सारे आप ज्योग्राफी के वहां जाकर के आप ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मैं आज बात करने वाला हूं प्रथम हरित क्रांति की। बहुत विस्तार से यहां से समझेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है। यदि आपने प्रथम हरित क्रांति को समझा है तो अभी आपकी द्वितीय हरित क्रांति समझ में आने वाली है। आखिर ये क्या चीज है हम देखेंगे, ठीक है। इसका रिलेशन कैसे कैसे है हम समझेंगे। प्रथम हरित क्रांति का रिलेशन कैसे हम कैंसर से जोड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्रथम हरित क्रांति है, इसका संबंध कैसे नगरीकरण से है, कैसे जनसंख्या वृद्धि से है, कैसे हम हमारे देश में एकदम बाजारीकरण कैसे बढ़ा है। इन सारे मुद्दों को मैंने एक साथ इसमें जोड़ा है, ठीक। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं आपके लिए। पहले मैं यहां पर लिखता हूं भारत में प्रथम हरित क्रांति लिख देता हूं, ठीक है। प्रथम हरित क्रांति, तो हम लिखते हैं प्रथम, ठीक है, प्रथम हरित क्रांति। अब मैं बात करूं, मुझे बताइए आप, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं। यदि आपने आज से पहले यदि ये पढ़ी है तो मुझे बताइए, यह हरित क्रांति नाम किसने दिया है? हरित क्रांति जो नाम है ये किसने दिया है? आप मुझे 1-2 मिनट तक आराम से कमेंट करके बता दीजिए, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हम बात करते हैं आखिर ये प्रथम हरित क्रांति को क्रांति नाम क्यों दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है मन में कि इसको क्रांति नाम क्यों दिया गया है। इसे ऐसे ही बोल देते प्रथम हरित सुधार, ठीक है। या अलावा कुछ और भी नाम दे सकते थे कि हम हमारी कृषि के लिए क्या करने वाले हैं, कुछ सुधार करने वाले हैं, कुछ परिवर्तन ही दे देते इसका नाम। हमने आखिर इसको नाम क्रांति क्यों दिया है? क्रांति से तात्पर्य होता है, जैसे हम पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति, एक एग्जांपल लेता हूं। उस 1857 की क्रांति जब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे अंग्रेजों की जो सत्ता है उस सत्ता को ही बदल दिया जाए, पूरी तरह सत्ता को ही बदल दिया जाए और नए सिरे से हम क्या करें, हमारी भारतीय जो कानून है इनको लागू किया जाए। यही है मोटिव। ऐसे नहीं है कि अंग्रेजों की शक्तियों को थोड़ा थोड़ा सा कम करेंगे और हमारी शक्तियों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने क्रांति की है, मतलब अंग्रेजों को बिल्कुल ही उखाड़ के फेंक देना है और जो भी हमारा सिस्टम है इस सिस्टम को नए सिरे से लागू करना है। इसका मतलब है क्रांति। अब हम चर्चा करेंगे कि हमें आखिर जरूरत क्या पड़ गई क्रांति करने की। हमें ऐसा ऐसा क्या हुआ देश में कि हमें क्रांति करने पड़ गई, हमें अचानक इसको क्रांति नाम देना पड़ा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा है, आप कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत में यदि मैं बात करता हूं तो हरित क्रांति के जनक हैं वो स्वामी, कौन है? स्वामी एम.एस. नाथन, ठीक। स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन मैं बात करूं विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर इस हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है।
नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये विश्व में क्या है, ये हरित क्रांति के जनक हैं। और यदि भारत में बात करता हूं तो कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। अब बात आती है कि हरित हरित क्रांति नाम किसने दिया, तो एक विद्वान है विलियम ग्रैंड। उन विलियम ग्रैंड ने क्या है, ये हरित क्रांति नाम है, ये हमें दिया है। आखिर हम समझते हैं जैसे ही हम आजाद होते हैं तब से लेकर के और आज तक की कहानी है वो क्या है देश की, वो हम समझने का एक प्रयास करते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ाएं, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रखें और दोनों जो ईयरफोन है उनको अपने कान में डालें और एकाग्रचित होकर के पूरी बात सुनेंगे तो मैं आपको ये विश्वास करता हूं, मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि आप मुझसे बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ेंगे। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम हरित क्रांति की। देखिए, जैसे ही हम 1947 में आजाद होते हैं, कब की बात करता हूं मैं, 1947 की बात करता हूं, 1947 1947 में हम आजाद तो हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उस समय की स्थितियां ऐसी हैं कि हमारे जो किसान हैं वो किसान अभी इतने ज्यादा, न तो उनके पास उन्नत तकनीकें हैं, न उनके पास इतने उन्नत साधन हैं कि वो आगे क्या कर सकें, इतने उन्नत साधन है ही नहीं कि वो क्रांति ला सके, उत्पादन को बढ़ावा दे सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ, उस समय की स्थिति तो यह है कि ये 30 बीघा जमीन है। ठीक, कितनी बीघा, ये 30 बीघा जमीन है और 30 बीघा जमीन में क्या है, ये 30 बीघा जमीन में एक बाप की 4 औलाद हैं। ठीक, एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं और उन 4 बेटों के हिस्से में क्या है, ये जमीन है 30 बीघा, लेकिन उन्नत साधन नहीं है। वो बैल के द्वारा क्या करते हैं, बैल के द्वारा जुताई करते हैं और जब जुताई करते हैं रात दिन मेहनत करते हैं चारों मिलके, और तब जाके मुश्किल से वो कितने, मुश्किल से मुश्किल लगाया जाए तो वो लगभग और लगभग कितना, 15 बीघों खेत को भी जोत पाते हैं। 15 बीघा, 15 तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी लिख लेता हूं, 10 बीघा के समथिंग ही जोत पाएंगे, लेकिन 15 बीघा इस खेत को उन्होंने क्या कर लिया है, जुताई कर ली है। अब आप देखिए 1947 की स्थिति यह है, क्या स्थिति है कि हमारे जो किसान हैं उनके पास नए उन्नत तकनीकें हैं, नए अभी ट्रैक्टर आया है खेतों में, तो अभी क्या किया है उन्होंने हल से जुताई की है और कितनी, चारों ने मिलकर के कितनी की है, 15 बीघे की क्या की है इन्होंने जुताई कर ली है, और वो भी कितने, 15 दिन के समय में की है, क्योंकि हेडलाइट तो है नहीं है, हम बात करेंगे बैलों के, तो दिन दिन में काम करेंगे और दिन में भी बैल चारा खाएगा, खुद इंसान भी रेस्ट करेगा। ठीक है, तब जाके इतना फसल कर पाता था, वो भी कभी खराब हो जाती थी, इतनी उसमें न उर्वरक थे न कीटनाशक थे, तो इतनी सी ही क्या होता था। इस समय स्थिति ऐसी थी कि 100 किलो, यदि 100, मैं बात करता हूं 30 बीघे की बात कर लेता हूं, चलो ठीक है, यदि 100 लोग थे, ठीक 100 लोग थे तो लगभग ऐसा लगा लीजिए आप कि 100 क्विंटल गेहूं होते थे, ऐसे लगा लीजिए आप, 100 लोग थे तो 100 क्विंटल क्या होते थे, गेहूं होते थे। लेकिन इसके समय क्या हुआ, जैसे ही हम आजादी में 1947 के बाद की मैं स्थिति बताता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कृषि में बढ़ोतरी होती है, लेकिन उस अनुपात में नहीं हो पाती जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है। ठीक, जैसे हमारी जनसंख्या है 1947 समय बात करता हूं मैं, कितनी थी, 100, तब हम देख लेते हैं कि हमारे कितना होता है, 100 क्विंटल गेहूं होते हैं। ठीक है, 100 क्विंटल गेहूं होते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, 2 साल में बाद बात करता हूं तो हमारी जनसंख्या हो जाती है 105। 105 के बाद यदि मैं बात करता हूं, लेकिन हमारे पास गेहूं बढ़े हैं अब की बार 102 क्विंटल। ठीक, इसके फिर 2 साल बाद की यदि मैं बात करता हूं तो 2 साल बाद यदि बात करता हूं तो जनसंख्या अब की बार हो चुकी है 110, लेकिन हमारे गेहूं की मात्रा या फिर जो भी फसल की मात्रा बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन कितनी हुई है, मात्र 104 क्विंटल। अब की बार मैं बात करूं जनसंख्या में फिर 2 साल बाद वृद्धि हुई है, वो हुई है अचानक एक साथ बढ़ गई है, 120 पहुंच चुकी है, लेकिन यहां पर हम देखें खेती में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, मात्र 106 क्विंटल अभी क्या हुए हैं, हमारे पास खेती हुई है। आप समझिए 1947 के बाद क्या हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के काल में ऐसा हुआ
कि अचानक जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारी खेती है उस खेती में क्या होती है, वृद्धि तो होती है लेकिन जनसंख्या के अनुपात में नहीं होती है। और जैसे ही आजाद होते हैं हम, तो पंडित नेहरू के सामने, हमारे प्रधानमंत्री के सामने, और ये समस्या इतनी बड़ी समस्या आ जाती है कि हमारे पास जो हमारे खाने का भंडार है, हमारे पास जो राष्ट्रीय भंडार है, वो हमारे खत्म होने लगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग लगभग 2 हफ्ते का खाना या इतना अनाज हमारे पास बचा होगा उस स्थिति में। आप सोचिए कितनी विकट परिस्थितियां रही होंगी। एक समय तो ऐसी हालत हो गई है कि हम आजादी के दौर से गुजरे हैं, दूसरी तरफ हमारी स्थितियां ये हो चुकी हैं कि देश में अभी खाने के लाले पड़े हैं। तो तब लोगों ने कहा कि पंडित नेहरू से कि कुछ उपाय किए जाएं, और उपाय क्या किए जाएं, इसके लिए नेहरू जी ने बहुत अच्छे कदम उठाए। और क्या अच्छे कदम उठाए नेहरू जी ने? क्या किया नेहरू जी ने? क्या कि क्यों ना एक आयोग बनाया जाए। नेहरू जी ने कहा कि क्यों ना एक आयोग बनाया जाए, और 1958 में नेहरू जी ने एग्रो सोसाइटी बना दी। ठीक है, फूड एग्रो सोसाइटी बना दी है 1958 में। 1958 में नेहरू ने क्या बना दी है? फूड एग्रो सोसाइटी। फूड एग्रो सोसाइटी, ये एक आयोग था। नेहरू जी ने कहा कि इस आयोग से कि जो भी कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित उसके जानकार जो लोग हैं, उन सब लोगों को इस आयोग के अंदर भर्ती किया जाए। और इस आयोग के अंदर भर्ती किया गया 1958 में, क्योंकि 47 में तो हम आजाद हुए, और इसके 11वें साल में यानी 1958 में फूड एग्रो सोसाइटी, ये एक आयोग है, इस आयोग का गठन कर दिया गया प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में। जब इस सोसाइटी का गठन किया गया तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे लोगों को वहां पर बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि हमारा देश इस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, लोगों के पास अनाज नहीं है, हम यदि 15-20 दिन बाद यदि ऐसी स्थिति रही तो हमारे यहाँ तो भुखमरी फैलने वाली है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कुछ इसका समाधान निकाला जाए। तब होता ऐसा है कि 1958 में ये फूड एग्रो सोसाइटी है, इसका क्या कर देते हैं हम, गठन कर दिया जाता है। जब इस सोसाइटी का गठन किया जाता है तो होता क्या है कि ये सारे लोग मिलकर के हमें सलाह देते हैं। और सलाह क्या देते हैं, ये कहते हैं, इसी समय एक पक्ष तो मैंने आपका इंडिया का बता दिया है, इसी समय मैं आपको बात करता हूं विदेश में क्या चल रहा है। देखिए, इसी समय मैं बात करता हूं विदेश में 2 गुट बने हुए हैं। कौन कौन से गुट बने हुए हैं? एक तो बना हुआ है रसिया के साथ बना हुआ है, रसिया और इसके साथ का देशों का गुट, और एक तरफ अमेरिका और अमेरिका के साथ वाले देशों का गुट। एक तरफ अमेरिका है, ये अमेरिका का गुट है, एक तरफ मैं बात करूं तो रसिया का गुट है। और ये दोनों ही चाहते हैं कि भारत हमारे गुट में शामिल हो, लेकिन भारत कहता है कि मैं गुट निरपेक्ष देश हूं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होने वाले हैं। आखिर हुआ क्या ऐसी स्थिति में? और ऐसी स्थिति में यदि बात की जाए तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी समस्या का समाधान यदि किसी के पास है तो उस समय यदि समाधान था तो वो केवल और केवल अमेरिका के पास था। क्योंकि उस समय अमेरिका, या मैं मैक्सिको की बात करता हूं, यूएसए और मैक्सिको में सर्वाधिक जो अनाज हो रहा था वो वहां पर रिसर्च करके जा रहे थे। जो भी उन्नत बीजें हैं वो बना रहे थे, वो अमेरिका में ही बन रहे थे। ठीक, तो अमेरिका में उन्नत बीजों का उस समय निर्माण हो रहा था। वहां पर एक संस्थान थी, रॉक संस्थान थी। वो रॉक संस्थान क्या करती थी, विभिन्न प्रकार के उन्नत किस्म के बीज तैयार कर रही थी। और उसी के तहत यदि मैं बात करता हूं तो हमने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है इसकी स्थापना की है। और कहां की है? फिलीपीन में। हमने फिलीपीन में इसी के कारण क्या किया है, फिलीपीन में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। लेकिन अब आप समझिए, दो लोग हैं और वो दोनों लोग चाहते हैं कि एक तीसरा बंदा है वो क्या करे, उसके गुट में शामिल हो जाए। भारत किसी भी अभी शामिल नहीं हो रहा है, तो आप समझिए। लेकिन यदि हम रसिया के गुट में जाके शामिल हो जाते तो अमेरिका क्या कहता, वो हमसे ज्यादा नाराज होता। क्योंकि आप चलो ठीक है, अभी किसी गुट में शामिल नहीं हुए तो आप तटस्थ हो, कोई बात नहीं, आप न्यूट्रल हो। लेकिन आप यदि विपक्ष में जा रहे हो तो इधर वाले हिस्से को तो बहुत ज्यादा नाराजगी होने वाली है।
लेकिन इंडिया ने यहां पर समझदारी दिखाई है, और समझदारी यह दिखाई है कि इंडिया भी किसी गुट में शामिल नहीं हुआ है। समझदार लोगों ने इसमें मैं बात करता हूं, बुद्धिजीवी लोगों ने यह कहा कि आप ऐसा करिए, आप जाइए अमेरिका के पास और अमेरिका के पास जाकर के बात कीजिए कि कुछ अनाज की व्यवस्था की जाए। लेकिन आप सोचिए, आप अपने उस गहरे दुश्मन के पास जाने वाले हैं जो आपका लंबे समय से दुश्मन रहने वाला है, और आप उससे जाके कहें कि मुझे यह मदद चाहिए, क्या आपकी वो मदद करेगा? हमें पूरा भरोसा है बात उसी प्रकार की है जैसे आपका कोई मित्र है और आपकी उससे लड़ाई चली हुई है, लगभग लगा लीजिए 2-3-4 साल से, और आप एक दूसरे के बिल्कुल घोर शत्रु हो चुके हो। और ऐसी स्थिति में आप चाहते हो कि उसके पास कोई बहुत अच्छी बुक है और आप कहते हैं कि यार मुझे ये बुक दे दे, मैं 2-3 दिन इसको पढ़ लूंगा। तो वो प्रत्यक्ष रूप से तुमसे मना नहीं करेगा, लेकिन वो कहेगा कि ये बुक है, ये मैं नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है कि मैं इसको 5-7 दिन पढ़ लूंगा। यानी मेरे पिताजी इसको 5-7 दिन पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब समय होगा तो मैं तुमको बुलवा लूंगा। ठीक, मना भी नहीं की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मना कर दी। सेम यही स्थिति भारत की थी। भारत यही सोच रहा था कि हम अमेरिका के पास पहुंच तो जाएंगे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि अमेरिका हमारी मदद नहीं करेगा। लेकिन हम पहुंचते हैं अमेरिका के पास, और अमेरिका के पास जैसे ही भारत ने कहा है कि हमारे देश में बहुत विकट परिस्थिति आ चुकी है, हमारे जो अनाज के भंडार हैं वो खत्म होने वाले हैं, हमें गेहूं की मदद चाहिए, तो अमेरिका जवाब देता है कि बिल्कुल चिंता की क्या बात है, आप बताइए, आप पहले ही कह देते तो हम तो फोन पे ही आपको गेहूं भिजवा देते। ये तो वही वाली बात हुई कि जो शत्रु है, जो शत्रु क्या कह रहा है, उसका कहता है कि आपने पहले ही क्यों नहीं बोला, इस बुक को तो मैं घर ही दे के आ जाता। हमारी बात पचती नहीं है। इंडिया वाले सोचते हैं, दिमाग में बात घूमी है, कुछ न कुछ तो इसमें राज है। राज क्या है आगे बताऊंगा आपको। हमने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो पूर्ति करते हैं। हम क्या कहें, आयात करके आए हैं गेहूं को आयात करके लाए हैं, और एक बार के लिए तो इंडिया में हमने क्या किया है, यहां से जो भुखमरी है उसको लगभग समाप्त कर दिया है। ठीक, उसकी पूर्ति कर दी है। लेकिन यहां आने के बाद हमने सोचा कि यार एक बार तो हमने पूर्ति कर ली है, लेकिन आगामी आने वाले समय में फिर 1-2 साल में यह समस्या विकट होने वाली है। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? तो फिर से ये फूड एग्रो जो सोसाइटी वाले जो लोग हैं, बुद्धिमान एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये सलाह देते हैं, और ये सलाह देते हैं कि एक कार्यक्रम चलाया जाए, IADP। बोले ये क्या कार्यक्रम है? बोले ये IADP कार्यक्रम चला जाए, इसका मतलब है गहन कृषि जिला कार्यक्रम। यानी भारत देश के विभिन्न जो जिले हैं, इनमें जो सभी राज्य हैं, इनमें से 7 राज्यों को ऐसे चूज किया जाए जहां विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं, यानी अलग अलग विभिन्न भौगोलिक स्थितियां हैं। ऐसे 7 राज्यों को चुना जाए और उन 7 राज्यों में से कुछ जिलों को निर्धारित किया जाए, और वहां हम क्या करते हैं, उन्नत प्रकार के क्या कर सकते हैं, बीज लाते हैं। और बीज कहां से लाएंगे? वो अमेरिका से लाएंगे, और लाने के बाद हम प्रयोग करेंगे, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में हम प्रयोग करेंगे, और हम देखते हैं यदि ऐसे सफल हो पाता है, हमारी यदि कृषि में बढ़ोतरी होती है, तो हमारे यहां समस्या खत्म होने वाली है। सबने कहा कि बात तो बहुत जोरदार है आपकी, ठीक है, तो क्यों ना फिर जाया जाए अमेरिका के पास। तो अमेरिका के पास गए, वही संस्थान जो क्या करती है, अमेरिका फिर से वहां पर उन्नत किस्म के अब की बार बीज बनने वाले हैं। अब आप सोचिए, हम उसके पास पहले तो हम नाज लेकर के आए हैं कि हमें अनाज दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, चावल दे दीजिए, उसने वो दे दिया है। अब की बार हम कहने वाले हैं कि जो तुम ये उन्नत बीज बना रहे हो, ये बीज ही हमें दे दीजिए। लगता है इंडिया के पहले ही पैर खिसक रहे थे कि मना तो करने वाला है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, संभावना बहुत कम है। लेकिन जैसे ही हम पहुंचते हैं और अमेरिका वाला कहता है क्या बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारे लिए ही बैठे हैं, हम तो पहले ही सोच रहे थे कि इंडिया वाले बस एक बार बोल दें, हम जाकर के खुद उनकी मदद करेंगे और आगे से जाके उनको सपोर्ट करेंगे। भारत की बात पचती नहीं है दिमाग में कि कहीं ना कहीं ये फिर से ये राज खुलने वाला है कि आखिर ये अमेरिका चाहता क्या है। वो तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक, वही सामने से ये कह रहा है कि हम तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे, और ये लीजिए बीज, अभी ले जाइए और जाकर के क्या कीजिए, आप वहां अपने देश में जाकर के और इनसे बहुत अत्यधिक लाभ उठाइए। लेकिन हुआ क्या, हमने कहा ठीक है, एक बार के लिए उन्नत बीज तो लेके आते हैं, करते हैं प्रयोग। चलो हमने प्रयोग करते हैं, हमने प्रयोग किया, ठीक। 1960 का बात 1960 का समय आया है, 1960
ठीक, 1960 का समय आया है और हमने एक कार्यक्रम चला दिया है IADP, जिसे बोल दिया है क्या, गहन, क्या बोल दिया है, गहन कृषि, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जिला कार्यक्रम। और भैया इस कार्यक्रम के तहत हमने क्या किया, हमने 7 राज्यों को चुना है, भारत में 7 राज्यों को चुन लिया है, जिनमें से कुछ राज्य मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि हमने चुन लिया है, जिनमें राजस्थान भी शामिल था, राजस्थान, MP, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे 7 राज्य चुन लिए। और 7 राज्य चुनने के बाद हमने क्या किया है, इस कार्यक्रम में हमने कहा है कि 7 राज्यों में एक साथ पूरे देश में तो हम लागू कर नहीं सकते, हो सकता है क्या पता ये हमारी सक्सेस हो या नहीं हो, तो ट्रायल तो करना पड़ेगा। तो ट्रायल कहां किया जाएगा, कुछ जगह पर ही किया जाएगा। तो 7 राज्यों में क्या किया, इनके भी कुछ जिले चिन्हित किए गए और हमने कहा कि यहां पर उन्नत बीजों को उगाया जाएगा। और हमने क्या किया, हमने उन्नत बीज उगाना शुरू कर दिए। ठीक, हमने इसके तहत क्या किए हैं, उन्नत बीज उगाने शुरू कर दिए हैं और रिजल्ट आया है हमारा। और रिजल्ट आने के बाद हम देखते हैं कि अब की बार रिजल्ट क्या आया है, देखिए अब की बार रिजल्ट आया है कि जहां पर हमें गेहूं प्राप्त हो रहे थे, कितने, जहां पर हमको गेहूं प्राप्त हो रहे थे, यहां देखिए जनसंख्या इतनी थी और ये गेहूं इतने प्राप्त हो रहे थे। अब की बार जनसंख्या भी बढ़ी है, जनसंख्या हुई है 125, लेकिन इनमें भी बहुत भयंकर मात्रा में वृद्धि हुई है और अब की बार अनाज बढ़ करके हो गया है भैया 121 क्विंटल। ठीक, इतना क्विंटल हो चुका है, लगभग हमारे लिए खुशखबरी की लहर दौड़ चुकी है, हमारा प्रयोग सफल होने लगा है। हम उन्नत बीज तो लेकर के आए हैं, हमने इन जिलों में जब पैदावार की है तो पैदावार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। और जब हम ज्यादा खुश हुए हैं तो हमने क्या किया है, 1900, ये बात थी 1960 की, ये बात कब की थी, 1960 की बात थी। इसके अलावा हमने क्या किया है, हमने कहा है कि भैया इसको थोड़ा सा और विस्तार किया जाए। ये तो अभी हमने जिलों में चलाया है, क्यों ना ऐसा किया जाए 1900, देखो 60 में ये कार्यक्रम चलाया है, 2 साल में इसके रिजल्ट आए हैं 61, 62 में, और 63 में हमने सोचा है कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम चलाए IAAP। ठीक, इसका मतलब है एरिया प्रोग्राम चला दिया है, गहन कृषि, गहन कृषि, ठीक, गहन कृषि, इसको बोल देंगे क्षेत्रफल प्रोग्राम। ठीक है, अब क्षेत्र प्रोग्राम इसे बोल सकते हैं, क्षेत्र प्रोग्राम इसे बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अब की बार हमने क्या किया है, अब की बार हमने कहा है कि क्यों ना 3-4 जिलों को मिला के एक एरिया घोषित कर दिया जाए। जैसे कि हम बात करें, करौली जिला है, भरतपुर जिला है, धौलपुर जिला है, इनको अलग अलग जिला नहीं माने जाए, इनको एक ही क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और इन क्षेत्रों में क्या किया जाए, एक साथ पैदावार उगाई जाए। और एक साथ यदि पैदावार उगाई जाए तो अब की बार हम प्रयोग करके देखते हैं, फिर से उन्नत बीज बो के देखते हैं कि पैदावार में वृद्धि होती है नहीं होती। हम देखते हैं, फिर से हमारे क्या होता है, वहीं चलते हैं। देखिए फिर से हमने बोया है और बोने के बाद हमने क्या किया है, बोने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या अब की बार रिजल्ट आते हैं। अब की बार जनसंख्या भी बढ़ रही है, जनसंख्या हो गई है 130 और यहां से भी बढ़े हैं 123। इसका मतलब 124 हो चुके हैं, ऐसे लगा लीजिए। 130 यदि जनसंख्या बढ़ चुकी है तो उस अनुपात में हम देख चुके हैं 124 क्विंटल हमारे पास गेहूं बढ़ चुके हैं। हम बहुत ज्यादा अत्यधिक खुश होने हैं। ठीक, हम अत्यधिक खुश हुए और इतने अत्यधिक खुश हुए कि हमने क्या किया है, इस प्रथम हरित क्रांति के तहत, देखिए इस प्रथम हरित क्रांति के तहत हमने पूरे देश की यदि मैं बात करता हूं तो पूरे देश की 1966 से लेकर के, क्योंकि 63 में ये कार्यक्रम चलाया है और 64-65 2 साल इसके रिजल्ट आए हैं, एक साल में रिजल्ट आया है, एक साल में पूरे तैयार हुए हैं सबके। और 66-67 का जो वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में हमने संपूर्ण देश में क्या किया, इसको लागू कर दिया है। और कैसे लागू कर दिया है कि संपूर्ण देश में प्रथम हरित क्रांति होगी, प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी है भैया। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में
प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से मानी जाती है? तो ये एक वर्ष का वित्तीय वर्ष है जो 1966 से 1967 तक था। आप बात करेंगे ये एक वर्षीय क्यों है? ये एक वर्षीय क्यों है? देखिए, हमारी पंचवर्षीय योजना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, पंचवर्षीय योजना सबसे पहले चली थी 51 से लेकर के कब तक? 56 तक। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक। दूसरी चली थी 56 से लेकर 61 तक। ठीक। तीसरी चली थी 56 से 61 से लेकर के 66 तक। कब तक? 61 से लेकर के 66 तक। लेकिन फिर तीन एक वर्षीय योजना चली है, 66 से 67 तक एक वर्ष की योजना, 67 से 68 तक दूसरे वर्ष की, मतलब एक वर्ष की फिर योजना, और फिर एक वर्ष की योजना चली है 68 से 69 तक चली है। इसके अलावा 69 से लेकर के और फिर हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर के 1974 तक चली है। आपके समझ में आई है? तीन पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी है आप देखिए। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना है 56 से लेकर 61 तक। ठीक। तीसरी पंचवर्षीय योजना है कौन सी है? 61 से लेकर 66 तक। तो तीन हो गई 66 में। फिर तीन एक वर्ष की योजना चली है, 66 से 67 तक, 67 से 68 तक और 68 से 69 तक चली है। ठीक। और फिर पंचवर्षीय योजना चली है 69 से लेकर के और 1974 तक चली है। ठीक। आपके समझ में आई है? तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये प्रथम हरित क्रांति है, ये प्रथम हरित क्रांति भैया एक वर्षीय कौन सा वो वित्तीय वर्ष है? कौन सा वित्त वर्ष है? और यही हमारा वित्त वर्ष कौन सा है? 1966-67। ये हमारा क्या है? वित्त वर्ष है। वित्त एक वर्षीय। ठीक है। ये वित्त वर्ष कौन सा है? 1966-67 है। और यदि आपसे ऐसे नहीं पूछा जाए, आपसे पंचवर्षीय योजना भी पूछ ली जाए, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत प्रथम हरित क्रांति शुरू हुई, तो आप ध्यान रखिए, मुझे बताइए। प्रथम हुई है 51 से 66, 1951 से 56, दूसरी 56 से 61 तक। ठीक। 1956 से 1961 तक। तीसरी हम देखते हैं 1961 से लेकर के 1966 तक। मैं बात करता हूं, एक वर्ष चली है 66 से लेकर के 67 तक। फिर एक वर्ष की चली है 67 से 68 तक। फिर चली है हमारी 68 से 69 तक एक वर्ष के लिए। और फिर हम बात करते हैं 1969 से फिर पंचवर्षीय योजना चली है 1974 तक। आप मुझे बताइए, इसको यदि किस में शामिल किया जाए? 1966 को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाए? अब आप मुझे बताइए, इसमें यदि देश में रिजल्ट आ रहे हैं 1966 में, तो प्रयोग कब किए गए होंगे? प्रयोग इसमें किए गए होंगे। प्रयोग कब किए गए होंगे? प्रयोग यहां किए गए होंगे 1966 से पहले प्रयोग किए गए होंगे। और पहले की जो हमारी ये पंचवर्षीय योजना है, इसमें जब प्रयोग किए गए होंगे, इसी के तो रिजल्ट आए हैं। और रिजल्ट जब पॉजिटिव आए हैं, तभी तो हमने पूरे देश में प्रथम हरित क्रांति को लागू किया गया है। ठीक। तो अब पूछा जाए कि पंचवर्षीय किस पंचवर्षीय योजना में देश में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, तब आपका आंसर होने वाला है कौन सा? देखिए, ये पहली है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो तृतीय हरित क्रांति में। कौन सी? थर्ड हरित क्रांति में, या थर्ड पंचवर्षीय योजना में। थर्ड कौन सी है हमारी? पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना में। और थर्ड पंचवर्षीय योजना कब चली है भैया? तो आप देख लीजिए 1961 से लेकर के 1966 में। ठीक। यदि पंचवर्षीय योजना के तहत पूछे हरित क्रांति की शुरुआत देश में, तब आपको करना है कि पंचवर्षीय योजना तीसरी है 61 से 66, उसके तहत ये हमारे देश में हरित क्रांति हुई है पहली। और प्रथम हरित क्रांति यदि वित्तीय वर्ष पूछे एक वर्ष का है, तो 1966 से 67 तक है। ठीक। अब हमने क्या किया है आप समझिए। देश से पहले की स्थिति क्या थी देश में, अब इस हरित क्रांति के प्रथम हरित क्रांति से क्या क्या परिवर्तन आए हैं वो देखिए आप। प्रथम हरित क्रांति से क्या परिवर्तन आए हैं? प्रथम हरित क्रांति में सबसे पहले तो किसका प्रयोग होने लगा है? प्रथम हरित क्रांति के तहत ट्रैक्टर आए हैं। क्या है? ट्रैक्टर। अब पहले बैलों के द्वारा क्या होती थी? जुताई होती थी, लेकिन अब आ चुके हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टरों के द्वारा जुताई होने लगी है, मशीनीकरण हो चुका है। इसका मतलब थ्रेसिंग भी मशीन आ चुकी है, जो थ्रेसिंग करने की थ्रेसर मशीन है ये भी आ चुकी है। हार्वेस्टर भी आ चुके हैं। हार्वेस्टर
हार्वेस्टर भी आ चुकी है, विभिन्न प्रकार की नहरें आ चुकी हैं, और नहरें आ चुकी हैं तो हमारी सिंचाई के लिए क्या कर सकते हैं, सिंचाई उपलब्धता बढ़ गई है। सिंचाई के लिए क्या बढ़ गई है, उपलब्धता बढ़ी है, ये बढ़ गई है। इसके अलावा 5वें नंबर पर हम देखें, हमारे पास उन्नत बीज आ गए हैं। क्या आ गए हैं, उन्नत बीज आ गए हैं। उन्नत प्रकार के उर्वरक आ चुके हैं। अब क्या आ चुके हैं, उन्नत प्रकार के उर्वरक भी हमारे पास आ चुके हैं। उन्नत प्रकार के उर्वरक आ चुके हैं, ट्रैक्टर आ चुके हैं। इसके अलावा हम थ्रेसर मशीन आ चुकी है, हार्वेस्टर आ चुके हैं, सिंचाई उपलब्धता हमारी बढ़ चुकी है, उन्नत बीज आ चुके हैं, उन्नत उर्वरक आ चुके हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन जो देखे गए हैं वो प्रथम हरित क्रांति की ही देन मानी जाती है। इसके लाभ देखते हैं। लाभ देश में बहुत अत्यधिक हुआ। गेहूं की प्रथम हरित क्रांति की यदि बात की जाए तो गेहूं यदि उस समय पहले 100 क्विंटल होता था तो प्रथम हरित क्रांति के बाद में गेहूं 500 क्विंटल होने लगा है। मैं बात करूं तो गेहूं में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। गेहूं में कितना, लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। ठीक, और यदि बात करूं मैं चावल की तो चावल में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है। इनके लाभ देखते हैं आप। प्रथम हरित क्रांति के सबसे पहले ये जो भी आए हैं कृषि में, जो भी हमारे परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, वो प्रथम हरित क्रांति के तहत बहुत ज्यादा हुए हैं। आप लाभ देखेंगे। अब मैं आपको प्रथम हरित क्रांति के लाभ भी बताने वाला हूं और कुछ हानि भी बताने वाला हूं। देखिए प्रथम हरित क्रांति, तो सबसे पहले तो मैं आपको लाभ बताता हूं। देखिए लाभ है, अनगिनत लाभ है, लेकिन आपको जो समझाया है उसी में से आपको लाभ निकालने हैं। कौन से लाभ निकालने हैं वो देखिए आप। लाभ पहले नंबर तो मैं देखता हूं, पहला लाभ कौन सा है कि कृषि में उन्नत तकनीकें आ चुकी हैं। क्या आ चुकी हैं, कृषि में उन्नत तकनीकें आ चुकी है भैया, उन्नत तकनीकें आ चुकी है। ठीक है, मशीनरी आ चुकी है। अब क्या होता है, मशीनरी आ गई है, काम आसान हो गया है, किसानों का काम आसान हो चुका है। दूसरा मैं बात करूं, पैदावार में वृद्धि हुई है, हुई है नहीं बताइए मुझे, पैदावार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब जब पैदावार में वृद्धि हुई है तो मुझे बताइए किसान क्या हुए हैं, समृद्ध हुए हैं या नहीं हुए हैं, बताइए। किसान क्या हुए हैं, समृद्ध हुए हैं। और जब किसान समृद्ध होंगे तो क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, यानी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, अर्थव्यवस्था बढ़ी है। इसके अलावा मैं बात करता हूं 5वें नंबर पर, ये अभी हम लाभ देख रहे हैं, इधर क्या देखेंगे, लाभ, और इधर इसके हानियां देखेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे हमें अमेरिका ने पागल बनाया है। ठीक, इसके बारे में मैं आपको बहुत ढंग से चर्चा करने वाला हूं। तो कृषि उन्नत व तकनीकी व मशीनरी ये आ चुकी है, पैदावार में वृद्धि हुई है, किसान समृद्ध भी हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है प्रथम हरित क्रांति के तहत। ठीक, और देश के जो है मुद्दे हैं ये सारे क्या होने लगे हैं, सॉल्व हुए हैं। अब मैं बात करता हूं प्रथम हरित क्रांति की हानियों की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा हुआ क्या, ऐसा अमेरिका ने इतनी आसानी से हमें ये उन्नत बीज हैं ये क्यों दिए। आप समझिए, हम जानते हैं कि अमेरिका है, हमारी जो यहाँ पर भौगोलिक स्थितियां हैं और अमेरिका में जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो हमारे इधर तो इंडिया में है लगभग आर्द्र, आर्द्र मान लेता हूं मैं, इधर कैसी भूमि है, आर्द्र भूमि है, शुष्क है, एक तरह से शुष्क प्रदेश है, सॉरी हमारे इधर क्या है, शुष्क क्षेत्र है। इंडिया में कौन से क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। और मैं इधर बात करता हूं अमेरिका में तो इधर आर्द्र क्षेत्र है। कैसे है, आर्द्र क्षेत्र। तो हम बात करें कि आखिर वहां के बीज यहां पर कैसे कारगर सिद्ध हुए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अमेरिका के बीज हैं वो जो उन्नत बीज हैं वहां की भौगोलिक स्थिति के तहत तैयार किए गए होंगे, लेकिन वो बीज हमारे यहाँ इन शुष्क क्षेत्रों में कैसे उन्हें वृद्धि की है उन्होंने, और कैसे उपज को बढ़ाया है। सवाल बहुत जटिल है, लेकिन आइए समझिए। सबसे पहले क्या किया अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, उन्होंने क्या किया है कि एक शुष्क क्षेत्र का जीन लिया है और एक क्या किया है, आर्द्र क्षेत्र का बीज ले लिया है। एक बीज शुष्क क्षेत्र में उगने वाला ले लिया है, एक आर्द्र क्षेत्र में उगने वाला बीज ले लिया है। ठीक, इनमें से कुछ जीन लिए और इसमें से कुछ जीन लिए हैं और फिर एक बीज तैयार कर दिया है। और भैया ये बीज तैयार कर दिया है, इसे बोल दिया है
ठीक है, इसमें शुष्क क्षेत्र के भी हैं और इसमें आर्द्र के भी हैं, और ये दोनों भेज दिया है इंडिया में। ये कहां भेज दिया है कि भारत में भेज दिया है। जहां जहां पर भारत में आर्द्र क्षेत्र है वहां भी उगेगा, और जहां जहां भी शुष्क क्षेत्र है वहां पर भी उगेगा। अच्छा ही तो किया। कौन सा गलत किया? गलत ये किया है कि इसने क्या किया है, इसमें इसमें क्या किया है, अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। होता क्या है कि आप मेरे पास रोज आते हैं, और रोज आते हैं और रोज आके क्या कहते हैं कि गुरुजी मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे क्या कीजिए, आप सर दर्द की दवाई दीजिए। मैं टैबलेट निकालता हूं जेब से और मैं आपको सर दर्द की टैबलेट दे देता हूं। फिर आप तीसरे दिन आए, गुरुजी आज भी मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं कहता हूं ले भैया फिर ले। आपने लगातार 7-8 बार मेरे से टैबलेट ली है, और वो भी 2-2 3-3 दिन के अंतराल में। ठीक, आप मेरे से 15वें दिन आए हैं, मैंने कहा मैंने आपको टैबलेट दी है, और आप कह रहे हैं कि गुरुजी असर तो हुआ है लेकिन कम हुआ है। ठीक, अब की बार इस टैबलेट का असर है वो बहुत कम हुआ है। मैं कहता हूं कि लीजिए, अब की बार बढ़िया लीजिए, ये तुम्हारी टैबलेट है, ये बहुत असरकारक है, लेकिन शर्त एक है, तुम्हें 100 रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है 100 रुपए लग जाएंगे, लेकिन फायदा तो होगा ना। मैंने कहा 100% होगा। और उसने मुझे 100 रुपए दिए। मैंने क्या किया, ये लीजिए भैया, उच्च क्वालिटी की टैबलेट लीजिए, और उसके फायदा हुआ है। आप समझिए मैं कैसे इसे व्यापार बनाऊंगा। अगली बार फिर वो आता है, गुरुजी अब की बार और भी तेज सर दर्द है, क्या किया जाए। मैंने कहा इससे भी बेहतरीन दवाई है, अब की बार 200 लगेंगे। सेम यही बात अमेरिका ने हमारे साथ की है। अमेरिका ने क्या किया है कि जैसे हम देखते हैं, मैंने उसके साथ क्या किया है, पहले उसको मैं बात करता हूं 100 mg की टैबलेट दे रहा था सर दर्द की, और जब बार बार मैंने उसे सर दर्द की दवाई गोली दी है, उसने बार बार सेवन किया है, तो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि दवाई है वो जो जितनी मैं मात्रा दे रहा हूं उस पर वो काम करना बंद कर जाती है। तो मैंने उसकी 250 ग्राम कर दी, समझ रहे हो, मैंने उसकी मात्रा बढ़ा दी है। ठीक, इसके अलावा मैंने 100 mg की थी, अब की बार मैंने 250 mg की दे दी है उसको टैबलेट, और 250 mg की जब टैबलेट दे दी है, इसके अलावा उसने मुझे 100 रुपए दिए हैं। मुझे पता है कि अगली बार मैं 500 mg की देने वाला हूं, तो मुझे 200 रुपए देगा। सेम यही व्यापार अमेरिका ने हमारे साथ किया है। और अमेरिका ने क्या किया है, अब की बार ऐसे कीटनाशी का हमारे पास क्या दे दिया है, यहां पर इस बीज में ही हमारे साथ ऐसे ऐसे कीटनाशियों को, देखो बार बार हम क्या करेंगे, एक ही प्रकार के उर्वरक ला रहे थे। ठीक, एक ही प्रकार के उर्वरक ला रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, 1990 तक हमारी स्थिति बहुत बढ़िया चल रही थी। 1990 तक हमारी स्थिति है वो बहुत बढ़िया चल रही थी। देश में गेहूं लगभग 5 गुना उत्पादन हो गया था। मैं बात करूं चावल लगभग दुगने उत्पादित होने लग गए थे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन 1990 में आकर के एक ऐसी समस्या आई है, और वो समस्या ये थी कि बीज के साथ ये खरपतवार है, ये क्या है, खरपतवार, और ये खरपतवार है, ये खरपतवार मिलाकर के बीजों में अमेरिका ने हमें दे दिया है। और जब ये खरपतवार हमारे खेतों में आया है, तो अब की बार जैसे एक बार हमने फसल बोई है तो खरपतवार उगा है, दूसरी बार हमने जब काट के बोई है तो खरपतवार का बीज फैल गया है, दोबारा खरपतवार डबल होके उगा है, तीसरी बार हम ट्रिपल होके उगा है। इस प्रकार हम देखते गए कि फसल तो धीरे धीरे कम होती चली गई, और देश में खरपतवार बढ़ता चला गया। और जब खरपतवार बढ़ता चला गया है, इस पर हम एक ही किसका उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशी का प्रयोग करते जा रहे हैं। और वो भी एक कीटनाशी हम अमेरिका से लेकर के आए हैं कि एक ही कीटनाशी देते जा रहे हैं। तो पेड़ पौधे पर बैठे हुए जो भी जीव हैं, जो भी कीट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उसके आदी हो चुके हैं। जो मैंने दवाई दे रहा था सरदर्द की, वो 100 mg की दवाई अब काम करना बंद कर चुकी है। इस प्रकार मैं बात करता हूं कि जो भी हमारे जो ये उर्वरक थे, जो भी यहाँ कीटनाशी यूज कर रहे थे, वो कीटों पर उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। हम फिर पहुंचे अमेरिका के पास कि गुरुजी काम नहीं कर रही है हमारी ये टैबलेट, तो आप बताइए कोई दूसरी दीजिए। अमेरिका ने कहा भैया दूसरा कीटनाशी दे देंगे, लेकिन 100 रुपए लगेंगे। सही आई आपकी बात समझ में। ऐसे ही किया, दूसरी बार दूसरा हम के लेकर के आए हैं, यहाँ पर कीटनाशी लेकर के आए हैं। फिर हमने कहा गुरुजी इससे फिर फायदा नहीं हुआ है, अमेरिका गए हैं, अमेरिका की संस्था ने हमें फिर से दिया है, फिर हमने कीटनाशी यहाँ पर लेकर के आए हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कीटनाशी हम लेकर के आए हैं, उर्वरक लेकर के आए हैं, और यह खरपतवार की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ती गई है कि प्रथम हरित क्रांति में को नुकसान हम देखते हुए चले गए। फायदे भी बहुत ज्यादा हुए हैं, तो इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिले। दूसरी क्या, इसमें एक लाभ और बताता हूं मैं आपको। एक लाभ यह था कि इसमें सिंचाई भी बढ़ी है, मैंने आपको बताई है। इधर देखिए, देश में क्या है
नहरें निकाली गई। प्रथम हरित क्रांति के तहत देश में क्या निकाली गई? नहरें निकाली गई, नहरें निकाली गई भैया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इनकी। देखिए नुकसान आखिर हुए क्या क्या नुकसान है, आप इनकी एक बार ढंग से चर्चा करते हैं। देखिए क्या क्या नुकसान हुए हैं प्रथम हरित क्रांति के, वो यहां पर हम लिख लेते हैं। क्या नुकसान हुआ है, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो सबसे पहले यदि बात की जाए कृषि की उन्नत तकनीकें, मशीनरी तो हमने लगा ली है भैया, मशीनरी तो हमने लगा ली है, लेकिन क्या हुआ है, अभी टाइम है, ठीक है 4-5 मिनट और पढ़ते हैं। हमने क्या किया है यहां पर, हमने यहां पर क्या किया है, मशीनरी तो अब की बार लगा ली है, लेकिन क्या हुआ है आप सोचिए, वही हमारी 30 बीघा जमीन है, वही हमारी कितना बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन है अब की बार भी। और 30 बीघा जमीन से पहले की स्थिति तो ये थी कि 4 बेटे थे, वो 4 भाई मिलकर के क्या कर रहे थे, इसमें से 15 बीघे जमीन को ही जोत पा रहे थे। लेकिन अब की बार प्रथम हरित क्रांति के तहत क्या आ चुका है, ट्रैक्टर आ चुका है भैया। अब की बार इनमें से एक ही बंदा जाएगा और एक ही बंदा जाकर के क्या करेगा, इसमें जुताई करके, पहले इतने ही भाग को जोत के आ रहे थे, लेकिन ये अकेला बंदा जाकर के एक ही इस पूरे खेत को ही जोत देगा। लगभग मैं बात करूं आज के जमाने में यदि मैं ट्रैक्टर को चलाऊं तो लगभग मेरे हिसाब से एक दिन में 40 बीघा खेत को तो जोता जा सकता है आराम से। और यदि आप और भी ज्यादा जोत सकते हैं, यदि आप दिन रात चलाएं उसको कंटिन्यू, तो ऐसे एक दिन में ही जाकर के इस खेत को जोत के आ गया है। बचे 3 लोग, ये 3 लोग बैठ गए हैं बेरोजगारी, इसे बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। मतलब एक ही बंदा 4 लोगों का काम करके आ चुका है, तो 3 लोगों का काम यहां पर खत्म हो चुका है। इस प्रकार देश में बेरोजगारी बढ़ी है। जैसे ही ये लोग कहां गए हैं, शहर में गए हैं, तो वहां पर शहरीकरण बढ़ा है। शहरीकरण के कारण बहुत सारी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा इसकी कमियां देख रहे हैं प्रथम हरित क्रांति की। प्रथम हरित क्रांति के तहत खरपतवार की मात्रा जब बढ़ी है, जब हम बात करेंगे उर्वरकों की मात्रा बढ़ाई है, हमने कीटनाशकों की क्या बढ़ाई है, मात्रा बढ़ाई है, तो ये जो उर्वरक हैं, ये जो खाद है, यूरिया है, डीएपी है, ये बढ़ने लगे हैं। और जब यूरिया डीएपी है इनका सर्वाधिक हमारे यूज होने लगा है, तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी है। क्या आपको पता है सर्वाधिक यदि कोई उर्वरकों का, कीटनाशकों का यूज करता है इंडिया में, तो वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है पंजाब राज्य। इसलिए आप देखते हैं कैंसर के सबसे ज्यादा यदि कहीं पेशेंट देखने को मिलते हैं तो कहां मिलते हैं, पंजाब में देखने को मिलते हैं। इसलिए पंजाब से एक ट्रेन भी निकाली जाती है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, कैंसर ट्रेन। आप सर्च करके देखिए, पंजाब से एक ट्रेन है, वो कैंसर ट्रेन है, उसके नाम पर ही क्या रख दिया है, उसका नाम रख दिया है। इस प्रकार बेरोजगारी भी बढ़ी है, शहरीकरण की समस्या भी बढ़ी है। और देखिए क्या क्या समस्याएं सामने आने लगी हैं, खरपतवार की मात्रा बढ़ने लगी है, हमारे स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम बढ़ने लगा है। इसके अलावा बात की जाए नहरों में, अब की बार बात कीजिए, देखिए यदि मैं बात करता हूं, होता ऐसा है कि हमारे जो जैसे नहरें निकाली गई हैं, ये नहरें निकाल दी गई हैं भैया, ये नहरों से पानी आ रहा है, और जहां जहां पर नहरों से पानी आ रहा है वहां के आसपास के खेत वाले लोग क्या करते हैं, खूब सिंचाई से पानी भर देते हैं। यहाँ पर खूब क्या किया है उन्होंने, सिंचाई कर दी है, लबालब खेतों को कर दिया है भैया। एक बार हमने फसल क्या किया, बढ़िया तैयार करके काट ली है। अब दूसरी फसल लेने से पहले हम क्या करते हैं, इसको 15 दिन के लिए जब खुला छोड़ेंगे, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये पानी नीचे से ऊपर आएगा, तो पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो उसमें नमक की मात्रा होगी, NaCl की जो मात्रा होगी, वो इसके अंदर ऊपर की तरफ आ जाती है। ऊपर जब आ जाती है, ऊपर सफेद सफेद नमकीन परत छा जाती है, तथा बार बार फिर से हम सिंचाई करेंगे तो नीचे पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। और पानी की जब मात्रा बढ़ेगी तो ऐसा क्षेत्र दलदली क्षेत्र हो जाएगा, और ऐसे दलदली क्षेत्र में हम देखते हैं शैम की समस्या उत्पन्न होने लगेगी। किसकी, शैम की समस्या। तो शैम की समस्या क्या है, हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में, तो राजस्थान में मैं बात करूं गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ, तो इधर शैम की समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करते हैं, फिर पानी तो वाष्प बन के उड़ जाता है, नमकीन की परत रह जाती है और नीचे दलदली क्षेत्र रह जाता है, जिसे शैम की समस्या कहते हैं। शैम की समस्या भी प्रथम हरित क्रांति के तहत बनने लगी है। अब स्थिति आई है, मैं दूसरे लेक्चर में बात करने वाला हूं, इसकी कमियां लिखने वाला हूं, और फिर मैं ये लिखने वाला हूं कि द्वितीय हरित क्रांति से हम इनसे कैसे निजात पाने वाले हैं। आप जाइएगा मत,
मैं दूसरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी आपको बताने वाला हूं हम द्वितीय हरित क्रांति लेकर के आए हैं और फिर से हम क्रांति लेकर के आए हैं कि ये भी हमारा कहीं ना कहीं, इसने हमें लाभ तो बहुत दिया है लेकिन कहीं ना कहीं असफल हुआ है। क्या असफलता के कारण है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उनका निदान भी हमने कैसे किया है, कैसे किसानों को समृद्ध किया है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। आप जो भी आपके नेगेटिव पॉजिटिव आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपके कमेंट हैं, वो मुझे करते रहें। ठीक, तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि आपको मजा आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेकर के आ रहा हूं, अगर उसमें हम चर्चा करेंगे द्वितीय हरित क्रांति। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।